सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना। सुबह के 10 बजे 27 मार्च 1977 का साल। एम्स्टर्डम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्किपहोल। KLM उड़ान 4805 का दल कैनरी द्वीपों के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है, लास पाल्मास दे ग्रान कैनारिया के लिए। ये एक साधारण रविवार की उड़ान है जो सैकड़ों अन्य उड़ानों से अलग नहीं है। लेकिन आज घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होगी जो पूरी नागरिक उड्डयन के इतिहास को बदल देगी। उसी दिन 27 मार्च को रात के 9 बजे लॉस एंजलिस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पैन अमेरिकन उड़ान 1736 में सवारियां चढ़ रही हैं। ये एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है जो न्यूयॉर्क से होकर जाता है, जहां से विमान लास पाल्मास दे ग्रान कैनारिया की ओर अपना सफर जारी रखेगा। यात्री मुख्य रूप से अमेरिका से आए पर्यटक हैं जो छुट्टी मनाने कैनरी द्वीपों की ओर जा रहे हैं। KLM और पैन एम के यात्रियों में से कोई नहीं जानता कि कुछ घंटों बाद ये दो विमान मिलेंगे, आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर, टेनेरीफ के छोटे से द्वीप पर। KLM का बोइंग 747 एम्स्टर्डम से उड़ान भरता है और कैनरी द्वीपों की ओर रुख करता है। उस दिन विमान के कमांडर याकॉब वैन ज़ेंटन थे, जिनका कुल उड़ान समय 11,700 घंटे था और बोइंग 747 पर 1500 घंटे। वे एयरलाइन के लिए एक किंवदंती थे और साथ ही KLM के बोइंग 747 के मुख्य प्रशिक्षक और चालक दल प्रशिक्षण के निदेशक भी थे। उनका चेहरा यहाँ तक कि एयरलाइन के विज्ञापन पोस्टरों पर भी छपा हुआ था। उसी समय महासागर के पार एक और दिग्गज बोइंग 747 पैन अमेरिकन्स अपने मार्ग का अंतिम हिस्सा पूरा कर रहा है, न्यूयॉर्क से ग्रान कैनारिया तक, लास पाल्मस में रुकते हुए। उसका कमांडर विक्टर ग्रैप्स था, पैन एम का बहुत अनुभवी पायलट जिसके पास 20,000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था, लेकिन बोइंग 747 पर केवल 500 घंटे। सब कुछ योजना के अनुसार चलता है जब तक कि लास पाल्मस में हवाई अड्डे पर बम की सूचना की घंटी नहीं बजती। कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे पर अलार्म की घोषणा होती है। उड़ान भरना और अवतरण रद्द कर दिए जाते हैं। सभी यात्रियों और कर्मचारियों को बाहर निकाला जा रहा है। स्थान पर पुलिस और बम निष्क्रिय करने वाले दस्ते पहुंच रहे हैं और हालांकि थोड़ी देर बाद वास्तव में उपकरण मिल जाता है, वह फट जाता है और प्रतीक्षा कक्ष को नुकसान पहुंचाता है। सौभाग्य से कोई नहीं मरा, लेकिन कुछ लोग घायल हो गए। 70 के दशक में कैनरी द्वीप केवल पर्यटन से ही नहीं जी रहे थे। यहाँ एक अलगाववादी संगठन सक्रिय था जो खुद को कैनरी द्वीपों की आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कहता था। उनका लक्ष्य स्पेन से कैनरी द्वीपों को अलग करना और एक स्वतंत्र राज्य बनाना था। उस समय यह कोई नहीं सोच सकता था कि ये निर्णय लास पाल्मस को बंद करना और दर्जनों हवाई जहाज़ों को वैकल्पिक हवाई अड्डे पर भेजना भाग्य निर्णायक बन जाएगा। 14 बड़े विमान, जिनमें 2 बोइंग 747 भी शामिल थे, वैकल्पिक हवाई अड्डे लोस रोडियोस पड़ोसी टेनेरिफ द्वीप पर भेजे गए। ये पहाड़ों में स्थित एक छोटा हवाई अड्डा था, समुद्र तल से 633 मीटर की ऊंचाई पर एक ही रनवे के साथ और तकनीकी दृष्टि से खराब रूप से सुसज्जित। यहाँ तक कि रनवे पर विमानों की स्थिति जानने के लिए जमीनी रडार भी मौजूद नहीं था। लॉस रोडियोस पहाड़ पर तेड़े ज्वालामुखी के पास स्थित है। तेड़े समुद्र तल से 3,715 मीटर ऊंचा है और यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा द्वीपीय ज्वालामुखी है। यह सक्रिय नहीं है, लेकिन इसका विशाल पर्वत समूह ही द्वीप के उत्तर में विशेष जलवायु बनाता है। यहाँ अक्सर घना कोहरा बनता है। बादल पहाड़ों से सीधे रनवे पर उतर आते हैं, अचानक दृश्यता को कुछ 100 मीटर तक सीमित कर देते हैं। पायलटों के लिए यह अटलांटिक में सबसे कठिन स्थानों में से एक है, जहां साफ आसमान कुछ ही मिनटों में घने सफ़ेद कोहरे में बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह हवाई अड्डा इतने यातायात भार के लिए बना ही नहीं था, उसमें जगह अविश्वसनीय रूप से कम थी। मूल योजना के अनुसार KLM और पैन अमेरिकन को ज़मीन पर केवल कुछ घंटे ही बिताने थे, लेकिन उस दिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। लास रोडियोस में निश्चित रूप से इतने सारे विमानों के आने की उम्मीद नहीं थी। कुछ ही घंटों में वहां एक के बाद एक ग्रान कैनारिया से मोड़े गए विमान आने लगते हैं। हवाई अड्डा जल्दी भर जाता है। विमान यहाँ तक कि टैक्सीवे पर भी खड़े किए जाते हैं। क्रू चिंतित हैं, यात्री थक गए हैं।
KLM का क्रू विशेष रूप से जल्दी में है। नीदरलैंड में हाल ही में एक नया कानून लागू हुआ है जो पायलटों के कार्य समय की अवधि को सीमित करता है। यदि उड़ान तय समय से पहले एम्स्टर्डम नहीं लौट पाती तो क्रू को टेनेरिफ में रात बितानी पड़ती। इसका मतलब केवल अतिरिक्त देरी ही नहीं था, बल्कि एयरलाइन के लिए गंभीर संगठनात्मक और वित्तीय समस्याएं भी थीं। कमांडर वैन ज़ेंटेन पूरी कोशिश करता है कि समय पर घर पहुंच जाए। वो पहली नज़र में व्यावहारिक निर्णय लेता है विमान को पूरी तरह भरने का, ताकि लास पाल्मास में ईंधन भरने से बचा जा सके और उड़ान भरने के तुरंत बाद सीधे घर जाया जा सके। लेकिन इस ईंधन भराई में 30 मिनट से ज़्यादा समय लग गया। जब तक ईंधन भरने वाले विमान के टैंक भर रहे थे, पैन एम का विमान पीछे टैक्सीवे पर खड़ा था और आगे बढ़ नहीं पा रहा था। पैन एम के कमांडर ने यहाँ तक कि फ्लाइट इंजीनियर को भी भेजा, ये देखने के लिए कि क्या वे KLM बोइंग और टैक्सीवे के किनारे के बीच से निकल सकते हैं। अंत में पता चला कि उन्हें लगभग 6 मीटर की कमी है। जब तक दो विमानों के क्रू ये तय कर रहे थे कि सबसे पहले रनवे कौन खाली करेगा, टेनेरिफ के पैरॉन पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे भविष्य में अविश्वसनीय संयोग कहा जाएगा। KLM उड़ान के यात्रियों में एक महिला थी जिसे किस्मत ने दूसरा मौका दिया था। टेनेरिफ पर मजबूरन लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को अस्थायी रूप से विमान से बाहर जाने दिया गया, ईंधन भरने और उड़ान भरने की अनुमति की प्रतीक्षा में। जब दोबारा चढ़ाई शुरू हुई, उसने अचानक रुकने का फैसला किया। उसका मंगेतर द्वीप पर रहता था और उसने समझी कि वह उड़ना नहीं चाहती। ये अचानक का आवेग, एक और शाम रुक जाना, उसकी जिंदगी बचा गया। वो KLM की अकेली यात्री बनी जो विमान में वापस नहीं लौटी। इसी समय पैन एम के यात्री केबिन में इंतजार करते रहे। विमान में करीब करीब 400 लोग थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कोई नहीं जानता था कि देरी और कितनी देर तक चलेगी। कमांडर विक्टर ग्राप्स माहौल को हल्का करने का फैसला करता है। आंतरिक संचार के माध्यम से वह यात्रियों से बात करता है, मौसम के बारे में बताता है और खिड़कियों से दिखाता है कि टेढ़े ज्वालामुखी कहाँ है, जो स्पेन की सबसे ऊंची चोटी है। उस समय KLM अभी भी ईंधन भर रहा था। कोई नहीं जानता कि ईंधन भरने का ये साधारण निर्णय घटनाओं की उस श्रृंखला की एक और कड़ी थी जो एक ऐसी दुर्घटना पर समाप्त होगी जिसका विमानन के इतिहास में कोई समान नहीं है। दोपहर के बाद जब KLM का बोइंग ईंधन भर रहा होता है, पहाड़ों से धुंध नीचे उतरने लगती है। याद दिला दें, लॉस रोदेओस एक ऊंचाई पर स्थित है जहां अक्सर घने बादल बनते हैं। पहले वहां हल्की धुंध की तरह दिखाई देता था, लेकिन कुछ ही मिनटों में दृश्यता घटकर 400 मीटर रह गई और कुछ जगहों पर 100 मीटर तक। लॉस रोदेओस हवाई अड्डे में पूरी तालमेल केवल आवाजी संपर्क और कंट्रोल टावर की खिड़कियों से दृश्य निरीक्षण के जरिए हो रही थी। लेकिन अब दृश्यता और खराब हो रही थी। रेडियो चैनल ओवरलोड था और डिस्पैचर मजबूर थे कि दर्जनों हवाई जहाज़ों को ज़मीन पर हाथ से नियंत्रित करें। वे अब पूरी पट्टी को नहीं देख पा रहे थे। टैक्सीवे पर विमान कुछ ही दर्जनों मीटर की दूरी पर नज़र से गायब हो जाते थे। रेडियो बातचीत नेविगेशन का एकमात्र तरीका बन गई, और ये ऐसे हवाई अड्डे पर था जहां राडार नहीं था। कई घंटों तक पार्किंग पर इंतज़ार करने के बाद घटनाएं आगे बढ़ने लगती हैं। डिस्पैचर आखिरकार KLM को टैक्सी शुरू करने की अनुमति देता है। क्रू को एक छोटा लेकिन स्पष्ट आदेश मिलता है। KLM 4805 रनवे 30 पर टैक्सी कीजिए, अंत में 180 डिग्री का मोड़ लीजिए और तत्पश्चात तैयारी की रिपोर्ट दीजिए। कप्तान वान ज़ेंटन इंजन शुरू करते हैं और धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। विमान रनवे 30 पर टैक्सीवे की ओर से जाता है, उस छोर की ओर जहां मोड़ की जगह थी। क्योंकि टैक्सीवे अन्य विमानों से भरा हुआ था, इसलिए एकमात्र रास्ता खुद रनवे ही बचा था। विशाल बोइंग रनवे की मध्य रेखा पर सीधा चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ, पार्किंग और हैंगर की ओर, ताकि अंत में 180 डिग्री का मोड़ ले सके। वान ज़ेंटन विमान को रनवे के लगभग अंत तक ले जाते हैं, मशीन को घुमाकर नाक को फिर से दिशा 30 की ओर करते हैं और रुक जाते हैं, डिस्पैचर से मार्ग अनुमति का इंतजार करते हुए। अभी टेक ऑफ की नहीं, बल्कि केवल उड़ान के बाद मार्ग पर सफर करने की।
जब केएलएम उड़ान की तैयारी कर रहा था, डिस्पैचर पैन एम को निर्देश देता है कि रनवे 30 पर सीधे चलें और फिर तीसरे टैक्सीवे पर मुड़ जाएं। इसका मतलब था कि पैन एम का बोइंग सीधे एक्टिव रनवे पर चलना था, जहां बाद में केएलएम टेक ऑफ की दौड़ शुरू करता। ये निर्णय सामान्य समझ के खिलाफ लगता था। पैन एम के कप्तान विक्टर ग्रब्स को ये निर्णय पसंद नहीं आया, लेकिन अपने संदेह वो डिस्पैचर को नहीं बताते। पैन एम रनवे पर चलना शुरू करता है, घने कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सही मोड़ न चूकने की कोशिश करते हुए। उसी समय केएलएम टेक ऑफ की तैयारी कर रहा है। क्रू पैन एम और डिस्पैचर की बातचीत सुन रहा है। घने कोहरे में एक ही रेखा पर दो विशाल विमान जो एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। इसी बीच पैन एम का बोइंग रनवे 30 पर धीरे धीरे चलता है, केएलएम की ओर। डिस्पैचर ने निर्देश दिया कि रनवे पर चलना है और उसे बाएं तीसरे मोड़ से छोड़ना है। जैसा बाद में पता चला, पैन एम के क्रू ने तीसरा मोड़ छोड़ दिया और चौथे की ओर बढ़ रहा था। घने कोहरे की स्थिति में पायलट किसी भी निशान को नहीं देख पा रहे थे। कॉकपिट में जरूरी मोड़ के बारे में चर्चा हो रही है। पहला मोड़ 90 डिग्री का। हाँ, सही। तो तीसरा? मैं फिर से पूछता हूँ। ये दूसरा है। हाँ, ये 45 डिग्री का है। कोहरे में पैन एम का क्रू ये समझने की कोशिश कर रहा है कि जरूरी निकास कहाँ है। इसके अलावा तीसरे टैक्सीवे का मार्ग स्वयं ही उलझन का कारण बनता है। बात यह है कि उसे करते समय बहुत तीखे मोड़ लेने पड़ते हैं, जो छोटे विमान कर सकते हैं, लेकिन 747 जैसे विशाल विमान के लिए यह बहुत कठिन काम है। ये पायलटों को इस बात पर संदेह करने पर मजबूर करता है कि उन्होंने डिस्पैचर को सही समझा या नहीं, और कि डिस्पैचर का मतलब शायद चौथा निकास था, जिसके मोड़ बोइंग जैसे बड़े विमान के लिए ही बने थे। पुष्टि करता हूँ, आप चाहते हैं कि हम तीसरे चौराहे पर बाएं मुड़े? तीसरा सर। 1 2 3 तीसरा। ये बातचीत खुले रेडियो चैनल पर हो रही थी और केएलएम का क्रू उन्हें सुन रहा था। जब बाद में डिस्पैचर मार्ग अनुमति देना शुरू करेगा, तब भी पैन एम की पंक्तियां केएलएम के हेडफोन में सुनाई दे रही होंगी। प्रसारण की ओवरलैप की वजह से एक घातक गलतफहमी पैदा होगी। केएलएम 4805 टेक ऑफ के लिए तैयार है और डिस्पैचर की अनुमति का इंतजार कर रहा है। केएलएम 4805 आपको पापा बीकन के माध्यम से मार्ग की अनुमति है। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट लेवल 90 तक चढ़ें, दायां मोड़ लास पाल्मास से रेडियल 325 के इंटरसेक्शन तक कोर्स 040 पर चलें। ये केवल रूट क्लियरेंस था, टेक ऑफ क्लियरेंस नहीं। लेकिन रेडियो पर यह सब ऐसे सुनाई दिया जैसे टेक ऑफ की मंजूरी मिल गई हो। शब्द आफ्टर टेक ऑफ यानी टेक ऑफ के बाद ठीक उसी समय सुनाई दिए जब पैन एम भी प्रसारण कर रहा था, जिससे झूठा आभास पैदा हुआ। प्राप्त मार्ग पापा, ऊंचाई 90 टेक ऑफ कर रहे हैं। जब दूसरे पायलट ने शब्द टेक ऑफ कर रहे हैं कहा, तो डिस्पैचर ने शोर की वजह से ये नहीं सुना और ये स्पष्ट नहीं कर पाया कि ये अनुमति नहीं थी। चलो। वैन ज़ेंटन, जिसने आखिरी प्रसारण नहीं सुना, ये मान लेते हैं कि टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है। वो थ्रस्ट को टेक ऑफ मोड पर सेट करते हैं। 4 प्रैट और विटनी इंजनों की गरज कोहरा भर देती है। विमान, जिसका वजन 350 टन से अधिक है, चलना शुरू करता है। ठीक है, टेक ऑफ की प्रतीक्षा में रहें, मैं आपको रेडियो पर पुकारूंगा। ये वाक्य पैन एम के संदेश पर चढ़ जाता है। हम अभी भी रनवे पर चल रहे हैं और केएलएम के कॉकपिट में सुना नहीं जाता। वैन ज़ेंटन केवल वाक्य की शुरुआत सुनते हैं। ठीक है, ठीक है, टेक ऑफ की प्रतीक्षा में रहें, मैं आपको रेडियो पर पुकारूंगा। पापा अल्फा 1736, जब रनवे खाली करेंगे तो रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, रनवे खाली करने पर रिपोर्ट देंगे। धन्यवाद। ये आखिरी प्रसारण डिस्पैचर और पैन एम के क्रू से केएलएम के कॉकपिट में नहीं सुने गए थे, क्योंकि सिग्नलों के ओवरलैप और एक साथ प्रसारण हो रहा था। क्या वो अभी तक रनवे से बाहर नहीं हुआ, वो पैन अमेरिकन? बोर्ड इंजीनियर ने ये सवाल इसीलिए नहीं पूछा कि उसने पैन एम का रेडियो प्रसारण सुना था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो जानता था कि पैन एम ने कभी तक रनवे खाली करने की रिपोर्ट नहीं दी थी, और इसलिए उसने संदेह किया। उसका सवाल अंतर्ज्ञान पर आधारित था, न कि सुनी हुई रेडियो प्रसारण पर प्रतिक्रिया के रूप में। रनवे खाली। ये शब्द उस गलत विश्वास की आखिरी पुष्टि बन जाते हैं कि रनवे खाली है। उसी समय पैन एम आगे बढ़ता रहता है। वे रनवे का अंत नहीं देख पा रहे थे। कोहरे में बस हल्की रोशनी थी
और अचानक सामने सफेद पर्दे के बीच उन्हें तेज रोशनी दिखाई देती है। देखो, कमबख्त वो सीधे हमारी ओर आ रहे हैं। रनवे छोड़ रहे हैं। क्रैब्स तुरंत कंट्रोल योक को बाएं खींचते हैं, थ्रस्ट बढ़ाते हुए रनवे से घास की तरफ मुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशाल बोइंग गति पकड़ने में सफल नहीं होता। केएलएम की गति लगभग 290 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनके रास्ते में सामने धुंध से अचानक पैन एम प्रकट होता है, जो रनवे के बीच हिस्से पर खड़ा है। कप्तान वान जानतेन कंट्रोल योक अपनी ओर खींचते हैं। विमान अपनी नाक ऊपर उठाता है, पूंछ रनवे से टकराती है। जेट जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ओ भगवान मेरे! फ्रंट लैंडिंग गियर और फ्यूजलेज का निचला हिस्सा पैन एम की ऊपरी डेक को काट देता है। फ्यूल टैंक फट जाते हैं। आग का बादल रनवे को घेर लेता है। विमान टुकड़ों में बंट जाता है। विशाल मलबा, जलता हुआ ईंधन और विमान के हिस्से हवाई अड्डे पर बिखर जाते हैं। पैन एम के कॉकपिट में पूरा हाहाकार है, चीखें, धमाके और छत का गिरना। केएलएम लगभग 150 मीटर और उड़कर जमीन पर गिरता है, फटता है और आग का गोला बन जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि गर्मी की लहर टर्मिनल की इमारतों तक पहुंच जाती है। टॉवर पर कंट्रोलर समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। संपर्क टूट जाता है। धुंध से चमक और धमाके की आवाज आती है, लेकिन कंट्रोलर को कोई विमान दिखाई नहीं देता। कुछ ही सेकंड बाद रेडियो पर हताश आवाज आती है, टॉवर हम जल रहे हैं, हम जल रहे हैं। धुंध, आग, चीखें और धमाके सब एक शोर में मिल जाते हैं। ईंधन की विशाल मात्रा हवाई अड्डे को आग के समंदर में बदल देती है। नियंत्रक तुरंत आपातकालीन बटन दबाता है और अग्निशमन सेवा को सूचित करता है। लॉस रोडियोस की फायर ब्रिगेड रनवे पर निकलती है, लेकिन घने कोहरे में उन्हें सिर्फ नारंगी चमक दिखती है, कोई स्पष्ट संकेत नहीं। केएलएम उड़ान 448 पर 248 लोग थे, सभी मारे गए। पैन एम उड़ान 1736 पर 335 लोग मारे गए। 61 यात्री और चालक दल के सदस्य बच जाते हैं। लगभग सभी बच जाने वाले विमान के पिछले हिस्से से थे, जो चमत्कार से तुरंत आग नहीं पकड़ा। ये नागरिक विमानन के इतिहास की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना थी। 583 लोग मारे गए। जांच 9 महीने से अधिक समय तक चलती है। इसे स्पेनी विमानन अधिकारी नीदरलैंड, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO के सहयोग से संचालित करते हैं। निष्कर्ष यहां तक कि विशेषज्ञों को भी हिला देता है। सब कुछ किसी एक गलती से नहीं, बल्कि मानवीय, संगठनात्मक और तकनीकी कारणों की श्रृंखला से हुआ। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष, केएलएम के कप्तान याकूब वान जानटेन ने बिना आधिकारिक अनुमति के गलती से टेक ऑफ शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा ये सोचकर किया कि अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। दूसरा निष्कर्ष, रेडियो संवाद में हुई गलतफहमी निर्णायक कारक बनी। डिस्पैचर की मार्ग अनुमति में दी गई पंक्ति राइट टर्न आफ्टर टेक ऑफ में टेक ऑफ शब्द आया, जिसका अर्थ उड़ान भरना था, और इसने गलत व्याख्या को बढ़ावा दिया। इसके अलावा लगभग एक ही समय पर डिस्पैचर का ओके स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ और पैन एम का वी आर स्टिल टैक्सीइंग संदेश आपस में टकरा गए और केएलएम के दल ने उन्हें नहीं सुना। इससे डिस्पैचर को टेक ऑफ रोकने का अवसर नहीं मिला। तीसरा निष्कर्ष, पैन एम डिस्पैचर की गलतफहमी और कम दृश्यता के कारण अपेक्षित समय से अधिक देर तक रनवे पर रहा। चौथा निष्कर्ष, धुंध और जमीन पर राडार नियंत्रण की कमी ने डिस्पैचर को रनवे पर विमानों को दृष्टिगत रूप से देखना असंभव बना दिया। पांचवा निष्कर्ष, समय का दबाव। केएलएम का दल अपने कार्य समय सीमा के कारण जल्दी में था, जिससे मानसिक तनाव और पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कॉन्फर्मेशन बायस की प्रवृत्ति बढ़ गई। पुष्टि पूर्वाग्रह ये वो प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति केवल वही जानकारी देखता और स्वीकार करता है जो उसकी अपेक्षाओं की पुष्टि करती है और विरोधी जानकारी को नज़रअंदाज करता है। ये आपदा पूरे विश्व को हिला देती है। एयरलाइनों और विमानन सेवाओं ने प्रक्रियाओं में तुरंत बदलाव शुरू कर दिए। टेनेरिफ के बाद लागू किए गए बदलाव, AICAO के मानकीकृत रेडियो संवाद वाक्यांश, ताकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। उदाहरण के लिए, शब्द टेक ऑफ अब केवल और केवल तभी बोला जाता है जब वास्तव में टेक ऑफ की अनुमति दी गई हो। नई रीडबैक प्रक्रियाएं, हर आदेश का शब्दशः दोहराव और पुष्टि अनिवार्य है।
डिस्पैचर को अपने आदेश की गलत पुनरावृत्ति तुरंत रोकनी होती है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट यानी CRM, ये प्रणाली दल के भीतर सहयोग की है, जिसमें हर सदस्य संदेह जता सकता है और गलती की आशंका होने पर खतरनाक कार्रवाई रोक सकता है। कई हवाई अड्डों पर जमीनी राडार लगाए गए, जिससे डिस्पैचर को विमान की गतिविधि दिखे, भले ही धुंध हो। टेनेरिफ की आपदा से विमानन ने सबसे महत्वपूर्ण सबक लिए। तब 1977 में सब कुछ शब्दों पर निर्भर था, उनकी सटीकता और समझ पर। अब रेडियो पर हर वाक्य उन नियमों के अधीन है जो 583 लोगों की जान की कीमत पर बनाए गए।